जब भी भारत का प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन करना कोई शुरू करता है तो उसके सामने पहला चैप्टर यही आता है कि भारत की स्थिति और विस्तार कितना है। यदि कोई भारत को कोई ग्लोब पर या विश्व के मानचित्र पर ढूंढना चाहे तो ऐसी क्या पहचान है भारत की, कौन कौन से अक्षांश या देशांतर तक वह फैला हुआ है, कौन से गोलार्ध में है या किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, ये इन सभी प्रश्नों से उसे गुजरना पड़ता है। और इसका जो पश्चिमी सिरा है और पूर्वी सिरा है इसके बीच कितनी दूरी है, इसी तरह उत्तरी और दक्षिणी भागों के बीच क्या दूरी है, भारत की ऐसी कौन सी भौतिक विशेषताएं हैं कि इसे भारत नहीं भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आज की वीडियो के अंदर होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यही जान लेते हैं कि इसे भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है। तो जैसा कि हम सभी भली भांति परिचित हैं, भारत को हमने बचपन से ही किताबों के अंदर पढ़ा है और टीवी में देखा भी है या खुद भी हम भारत के अनेक स्थानों पर घूमे हैं। तो उसमें हम जब भारत में उत्तर की ओर अग्रसर होते हैं जैसे जैसे, तो उत्तर के अंदर भारत के उत्तर की तरफ हिमालय चोटी उसको दिखाई देगी और ऐसा लगता है कि भारत के ऊपर कोई पहरेदार खड़ा हुआ है। और यही हिमालय पर्वत श्रृंखला ही भारत को जो बाकी एशिया है उससे अलग करती है। फिर यदि कोई पश्चिम की तरफ आता है तो यहाँ पर राजस्थान की रेगिस्तानी भूमि, जिसे राजस्थान की प्यासी भूमि भी कहा जाता है, यानी विश्व के लगभग बड़े मरुस्थलों में से शुमार एक मरुस्थल भारत के पश्चिमी राज्य राजस्थान में फैला हुआ है। फिर हिमालय से जैसे ही हम थोड़ा सा दक्षिण की ओर आते हैं तो यहाँ पर इधर पंजाब और पाकिस्तान, पंजाब की तरफ बहने वाली सिंधु नदी है और फिर भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों से होती हुई विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हुई बंगाल के अंदर गंगा नदी बहती है। और इसी तरह एक और नदी हिमालय से निकलकर जो कि चीन के अंदर बहती हुई 1300 किलोमीटर तक अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र। यानी हिमालय के बिल्कुल नीचे जो समतल मैदान हैं नदियों के, वो विश्व के अति उपजाऊ मैदानों के अंदर उनकी गिनती की जाती है। फिर जैसे जैसे हम और दक्षिण की ओर आते हैं तो ये सारा जो क्षेत्र है जो दोनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर, इसे जो ये हिस्सा है भारत का प्रायद्वीपीय भारत है, ये उबड़ खाबड़ पठारों से बना हुआ है। यानी ऐसी उच्च भूमियाँ हैं जो कि उबड़ खाबड़ हैं। और इधर ब्रह्मपुत्र की घाटियाँ और अन्य पूर्वी राज्य हैं, ये भी पहाड़ियों से घिरे हुए हैं। और उसके बाद बिल्कुल इधर पश्चिमी घाट और इधर पूर्वी घाट। तो कितनी विविधताएं आपने नोट की हैं, अभी हमने जो पढ़ी हैं, इतनी सारी विविधताएं आमतौर पर एक महाद्वीप के अंदर देखने को मिलती है। यानी एक महाद्वीप एक बहुत बड़ा स्थलखंड होता है और उसमें अनेक प्रकार की जलवायु, अनेक प्रकार की भौगोलिक विषमताएं या प्राकृतिक विषमताएं, प्राकृतिक स्थलखंडों की विषमताएं देखने को मिलती हैं। वे सभी विषमताएं एक देश के अंदर जब आ जाती हैं तो उसे फिर ऐसा कहा जाता है कि एक किस्म का ये महाद्वीप ही है। इसीलिए भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। तो अब हम देखते हैं इसकी स्थिति। वैसे यदि हम पूरे ग्लोब पर देखें और ग्लोब के अंदर एक काल्पनिक रेखा या पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा है 0 डिग्री, इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर, या भौगोलिक भाषा में इसे, ज्योग्राफी की लैंग्वेज है उसमें से विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो ये विषुवत रेखा पूरे विश्व धरती को 2 भागों में बांट देती है। ऊपरी हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में आता है और निचला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में। अब भारत की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध, और यदि हम एक रेखा ऐसे खींचें जो कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाए, इसमें जब भारत की स्थिति निर्धारित करेंगे तो इसमें जो इधर पूर्व का हिस्सा है इसे पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है। और पूर्वी गोलार्ध का मतलब सूर्योदय होने की जो स्थिति है, खासकर इन देशों के लिए, जबकि दूसरे देश हैं वे पश्चिमी गोलार्ध के अंदर आते हैं। तो भारत की स्थिति हो जाती है इधर पूर्वी गोलार्ध में। यदि हम देशांतरीय तरीके से देखें, अक्षांशीय तरीके से देखेंगे तो वो उत्तरी गोलार्ध में आता है। फिर महाद्वीपों की बात करें, कौन से महाद्वीप में है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, उसमें भारत की स्थिति आती है। और उसमें भी फिर दक्षिण एशिया के अंदर इसका जो नोट है वो नाम नोट किया जाता है। अब बात करते हैं कि वास्तव में अक्षांश कितना है, यानी
इसकी स्थिति हम यदि आप नोट करना चाहें तो भारत का बिल्कुल जो दक्षिणतम बिंदु है यहाँ कन्याकुमारी के पास, इसकी स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी के अंदर चला जाए और बिल्कुल केंद्र पर जाकर बैठ जाए, धरती का जो केंद्र है, इसे आप एक सर्कल या एक वृत्त न माने, ऐसे माने ये एक गोला है और गोले के अंदर बिल्कुल सेंटर में कोई व्यक्ति चला जाए और तो उसे एक रेखा तो ये दिखाई देगी जो काल्पनिक रेखा है। इस रेखा के सहारे जो पृथ्वी के अंदर है बिल्कुल केंद्र में, इस रेखा के सहारे जब कोई व्यक्ति ऊपर देखेगा भारत की तरफ, और चूंकि जितने भी देश हैं, महाद्वीप हैं, ये सभी इसके ऊपर की तरफ हैं, जैसे आप ग्लोब के अंदर देखते हैं, तो जैसे ही कोई व्यक्ति इस केंद्र से भारत की तरफ देखेगा तो इसे सबसे पहले जो दक्षिणी भाग दिखेगा भारत का, यहाँ तक, यानी इसकी आँख मान लेते यहाँ है, यहाँ से जब वो इसका कोण बनाएगा, यानी भारत की स्थिति ये है, तो दक्षिण भाग का जो कोण बनाएगा वो बनेगा 8 डिग्री पर। यानी एक लाइन ऐसे खींच दें हम, ये कोण है जो, ये होगा 8 डिग्री का। लेकिन जो 8 डिग्री का कोण होगा वो इससे थोड़ा सा नीचे चला जाता है, क्योंकि वास्तव में ये 8 डिग्री पर नहीं है। फिर यदि वो 9 डिग्री का कोण बनाए तो वो 9 डिग्री का कोण थोड़ा ऊपर चला जाता है। तो एक्चुअल स्थिति इसकी नहीं आ पाती है भारत के दक्षिणतम बिंदु की, कन्याकुमारी की। तो उसके लिए फिर इसको आगे और डिवाइड करना पड़ता है मिनटों के अंदर। ये मिनट समय वाली नहीं है, ये ध्यान रखना। तो 8 डिग्री 4 मिनट के अंदर भारत की स्थिति शुरुआत होती है, 8 डिग्री 4 मिनट पर। अब ये कैसे काम करते हैं, डिग्री, मिनट, इसमें आगे फिर सेकंड भी होती हैं या देशांतरीय स्थिति भी इस तरह होती है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम अक्षांश और देशांतर को शुरुआत से पढ़ेंगे, उसके अंदर इसको डिटेल में समझेंगे। अभी केवल आपको बताया है कि धरती के केंद्र से कोण बनता है भारत के दक्षिणतम बिंदु का। इसी तरह ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ जब यहाँ का कोण बनाएगा, इस ऊपरी बिंदु का भारत का, तो ये कोण बनता है 37 डिग्री 6 मिनट। तो इतनी स्थिति है भारत की अक्षांश के हिसाब से। और वही व्यक्ति जब इस लाइन के सहारे, देशांतरीय लाइन के सहारे कोण बनाए इधर वाले बिंदु का, बिल्कुल पश्चिमी बिंदु का, जब वो कोण बनाएगा तो ये जो पॉइंट है बिल्कुल पश्चिम पॉइंट, इसका जो देशांतर होगा वो होगा 68 डिग्री 7 मिनट। और बिल्कुल पूर्व में जब अरुणाचल प्रदेश चला जाएगा तो वो हो जाता है 97 डिग्री 25 मिनट। ये दोनों हो जाएंगे, यानी ये देशांतर और ये हो जाएंगे अक्षांश। अब एक चीज़ और उठ सकती है दिमाग में कि क्या ये भारत की वास्तविक स्थिति है? ये भारत की एक्चुअल स्थिति नहीं है, क्योंकि भारत के कुछ एक आइलैंड्स हैं, खासकर अंडमान निकोबार है, वो 6 डिग्री तक फैले हुए हैं इस तरह से। तो सबसे आखिरी बिंदु है भारत का वो 6 डिग्री पर है, 6 डिग्री नॉर्थ, और वो है अंडमान निकोबार में। इस पॉइंट को कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। तो 1 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन हो सकते हैं कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, उसका क्या नाम है, कितने डिग्री अक्षांश पर है। इसी तरह सबसे ऊपर का बिंदु, यानी जहाँ से भारत शुरू होता है ऊपर से, उसे इंदिरा कोल कहा जाता है। और इसी बीच जो पश्चिमी बिंदु है इसे कहा जाता है सरक्रिक रेखा। आपने सुनी होगी भारत पाकिस्तान के बीच, जो कि क्रीक नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने खींची थी। और इसी तरह जो इधर वाला बिंदु है, बिल्कुल पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में, उसे वालांगू कहा जाता है। तो ये 3-4 छोटे छोटे जी के क्वेश्चन आपके लिए, ये भी आपने कवर करने हैं। तो ये तो हो चुका है इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, और आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इनको कैलकुलेट किया जाता है। भारत के ग्लोब, विश्व के ग्लोब पर किस तरह से इसको देखा जा सकता है। इंदिरा पॉइंट का नाम पहले पिग्मेलियन पॉइंट हुआ करता था, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये तो हो गई भारत की स्थिति। आप समझ गए होंगे कि पूरे विश्व में जब देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में इसकी स्थिति होगी, देशांतरीय देखेंगे तो पूर्वी गोलार्ध में होगा, महाद्वीपों में एशिया महाद्वीप और
एशिया महाद्वीप में फिर दक्षिणी एशिया में इसकी स्थिति है। फिर इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आपको पता होने चाहिए, कौन कौन से इसके सबसे नीचे का पॉइंट, उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी, ये सभी पॉइंट आपको याद होने चाहिए। उसके बाद जब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हम कैलकुलेट करते हैं और इधर से लेकर इधर तक की दूरी कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें लगभग आप देख सकते हैं 68 डिग्री और 97 डिग्री, लगभग 30 डिग्री का फ़र्क है। और ये भी 8 से 37, ये भी 30 डिग्री का फ़र्क है। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग एक जितना है, किलोमीटर में कुछ फ़र्क हो जाता है। ये दूरी है जो ये हो जाती है 3214 किलोमीटर, जबकि ये दूरी इधर पश्चिमी और पूर्वी भारत की ये 2900। अब इतना फ़र्क क्यों है? वैसे तो हमने देखा कि विस्तार जो है ये तो लगभग 30 डिग्री है, तो किलोमीटर में इतना फ़र्क क्यों आया है? इसके पीछे कारण है कि जब हम फिर से ग्लोब का अध्ययन करते हैं, ये जो रेखाएं होती हैं जो कि तिरछी आड़ी रेखाएं खींची जाती हैं, ये वाली कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, ये जो सारी रेखाएं हैं ये अक्षांशीय रेखाएं होती हैं। इनके बीच हमेशा दूरी बराबर रहती है, यानी कोई भी कितने भी डिग्री पर आप खींच लो, 0, 1, 2, इन सभी के बीच दूरी घटती बढ़ती नहीं है। और 1 डिग्री लगभग 111 किलोमीटर का होता है। लेकिन जब देशांतरीय रूप से रेखाएं खींची जाती हैं तो वो तो रेखाएं हमेशा जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिण ध्रुव है उसको मिलाती है, इस तरह से खींची जाती हैं। और जैसे जैसे हम इनको खींचते जाते हैं, एक चीज़ देख रहे हैं, जैसे जैसे नीचे आ रही हैं, नीचे इनको एक ही बिंदु पर आना होता है, तो नीचे आने पर इनके बीच दूरी कम होती जाती है। इसी तरह ऊपर जाते भी इनकी दूरी कम होती जाती है। यही कारण है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, ये जो दूरी है ये कम होकर 2933 किलोमीटर रह जाती है। ऐसा ग्लोब की स्थिति के कारण है। तो ये इसकी स्थिति हुई और विस्तार हुआ। उसके बाद इसमें हम एक चीज़ और देख लेते हैं। बाद हम देखते हैं भारत की समुद्री सीमा, और उससे संबंधित कुछ एक शब्द हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले एक आधार रेखा शब्द होता है इसके अंदर, बेस लाइन। आधार रेखा का मतलब भारत की जो अंतिम यहाँ पर भूमि है, यहाँ पर जो टेढ़े मेढ़े द्वीप हैं या टेढ़े मेढ़े स्थल हैं, इनको इधर जब टेढ़े मेढ़े रास्तों से मिला दिया जाता है और एक सीधी रेखा यदि हम मान लेते हैं, ये जो बीच का क्षेत्र है इसे कहते हैं आंतरिक जल। ये भारत का इंटरनल वाटर है और इस लाइन को आधार रेखा कहा जाता है। और ये लाइन है भारत की समुद्री सीमा है एक किस्म से। अब इससे यदि यहाँ से लेकर 12 समुद्री मील तक, 12 नॉटिकल माइल, ध्यान रखें एक समुद्री मील के अंदर 1.8 किलोमीटर होता है, तो 12 के अंदर ये लगभग 21 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर 21 किलोमीटर जब तक का जो क्षेत्र होगा दोनों तरफ, यानी ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र भारत पर इसका संपूर्ण हक होता है। यानी भारत चाहे तो इसके अंदर किसी को नया आने दे तो वो नहीं आ सकता है। ये पूरा जल ये भी भारत से बिलोंग करता है। यहाँ आधार रेखा से 24 मील तक, यानी 12 समुद्री मील तक तो संपूर्ण अधिकार हो जाएगा। फिर 24 मील तक दोनों तरफ, 24 समुद्री मील तक इस क्षेत्र के अंदर से यदि कोई दूसरे देश के जहाज़ गुजरते हैं तो भारत को उस पर हक है कि भारत उसके ऊपर टैक्स लगाएगा। हालांकि ये अधिकार प्रत्येक देश को होते हैं जहाँ पर उसके पास समुद्री सीमा है। तो यही स्थिति इस तरफ भी होती है। तो 24 समुद्री मील तक भारत को अधिकार है कि ये जो पानी है, समुद्री पानी, जल है, इसकी साफ़ सफाई रखे। इसमें कोई दूसरा देश आना चाहे तो उससे टैक्स वसूल सकता है। फिर जो ये बेस लाइन है, इससे 200 समुद्री मील तक, यानी काफ़ी आगे तक, ये जो हिस्सा है ये भी भारत के अंतर्गत ही आता है। लेकिन इसमें भारत
जितने भी इसके प्राकृतिक संसाधन हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, उनका यूज़ कर सकता है, या कोई अपना एक आइलैंड बनाना चाहता है, कोई द्वीप बनाना चाहता है, वह भी बना सकता है। तो ये दोनों तीनों चीज़ें, ये शब्द भी आपने याद रखने हैं और यही लाइन इस तरफ भी खींची जाएगी। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के अंदर ये भारत की समुद्री सीमा को तय करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। इसमें हालांकि कुछ एक टॉपिक और छूट गए हैं, जैसे एक तो टाइम जोन बिल्कुल छूट गया है कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर इधर गुजरात तक आते आते इतने लंबे विस्तार के बीच समय की क्या क्या समस्याएं आती हैं। और पहले चूंकि भारत के अंदर कई टाइम जोन हुआ करते थे, अब एक ही टाइम जोन है। तो टाइम जोन से वीडियो वो अगली वीडियो के अंदर उसमें टॉपिक कवर करेंगे। धन्यवाद।